वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम की जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछी गई है कि ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होती है। तो ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होती है, बोनी किस्म कौन सी होती है, याद रखिए आम्रपाली होती है। क्यों, ये आपको पता है। याद रखिए बोनी किस्म कैसे है, क्योंकि याद रखिए जितनी भी जो सामान्य वेराइटीज होती है उनकी होती है 10x10, लेकिन इसकी पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है मात्र याद रखिए 2.5 से 2.5 मीटर की डिस्टेंस में मेंटेन की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पौधे लगते हैं वो भी याद रखिए आम्रपाली में ही लगते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं पपीता, तो पपीता की पूसान्ना वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो प्लांटिंग जो डिस्टेंस रखी जाती है वो रखी जाती है 1.25 से 1.25, लेकिन आम्रपाली में 2.25 से 2.5 इसकी प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सिंधु आम की जो वैरायटी है सिंधु। याद रखिए सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये क्या है, एक बीज रहित वैरायटी है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन से प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें पाई जाती है स्टेनो स्पर्मोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। ओके, ये कुछ टाइप्स है, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु में किस प्रकार की पाई जाती है, स्टेनो स्पर्मोकार्पी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे आम की जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होती है। तो जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटी की अगर हम बात करेंगे ड्वार्फ कैवेंडिश होती है। और ड्वार्फ कैवेंडिश से याद रखिएगा जो आपका अभी पेपर हुआ था जेड का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्वार्फ कैवेंडिश तो आम की कौन सी वेराइटी है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया है, वो होती है ड्वार्फ कैवेंडिश होती है। कौन सी होती है, ड्वार्फ कैवेंडिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है किस हार्मोन को प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर याद रखिए ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो वो होता है याद रखिए एब्सिसिक अम्ल। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से एब्सिसिक अम्ल को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया पॉइंटेड गार्ड। तो पॉइंटेड गार्ड याद रखिए सबसे पहले तो एक लिंगी होता है, लेकिन इसका अगर आपको पूछाता है प्रवर्धन मतलब प्रोपेजेशन, तो ये किससे किया जाता है, तना कलम विधि के द्वारा किया जाता है, स्टेम कटिंग के द्वारा किया जाता है। स्टेम कटिंग के द्वारा किया जाता है किसका, पॉइंटेड गार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मटर के फूल कली का विकास के शुरू के होने के समय। अब यहाँ पर याद रखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। कौन सा रसायन का छिड़काव किया जाए ताकि पौधों में सूखा सहन करने की शक्ति वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन को वैसे समझिए कि यहाँ पर मटर की बात की जा रही है और कौन सी आपको प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी है, सूखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, याद रखिए क्लोरमेक्वाट जिसे हम सीसी के नाम से भी जानते हैं, सीसीसी को ही क्लोरमेक्वाट बोलते हैं। और इसका जो रोल होता है याद रखिएगा ये होता है स्टेम की जो वृद्धि होती है उसको रोक देती है। क्या करती है, स्टेम की जो वृद्धि होती है उसको ये कम कर देती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सूखा सहन करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। ठीक है, क्लोरमेक्वाट मतलब सीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भंडारण के दौरान आलू का जो मुख्य कीट होता है वो होता है ट्यूबर मोथ। वैसे याद रखिएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। ये पोटैटो ट्यूबर मोथ वही कीट है जो कि याद रखिए खेत में तो नुकसान पहुँचाता ही है, लेकिन खेत के साथ साथ याद रखिए भंडारण में भी, मतलब खेत में भी ये नुकसान पहुँचाएगा और जब हम इसे स्टोर करेंगे, जब इसे हम भंडारण करेंगे तब भी ये कीट नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो वो होता है ट्यूबर मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि ग्वार म्यूसिनेरिस पदार्थ कौन सा पाया जाता है। वैसे इसको छोड़ दीजिए, ग्वार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, मैनोग्लैक्टोन होता है। अब याद रखिएगा ये तो शायद आपको पता नहीं है, तो गम रेजिन आपने सुना है, गम रेजिन तो सुना होगा। तो याद रखिए गम रेजिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, मैनोगैलेक्टोन। क्या होता है, मैनोगैलेक्टोन, गम रेजिन को ही बोला जाता है। और जो गम होता है, जो एक प्रकार का गोंद होता है, ये ग्वार से ही प्राप्त किया जाता है। इस ग्वार गम का प्रयोग याद रखिए किस में किया जाता है, जैसे कि कोई ब्लास्ट की चीज़ें हैं, बम ब्लास्ट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ग्वार गम का प्रयोग बम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वानस्पतिक रूप में इमली के फल का प्रकार है। तो याद रखिए इमली के जो फल का प्रकार होता है वो होता है लोमेंटम। क्या होता है, लोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा विटामिन कोगुलेटिंग विटामिन कहलाता है। कोगुलेटिंग का मतलब यहाँ पर है, याद रखिएगा ऐसा वो कौन सा विटामिन होता है जो कि क्या कहता है, रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन के द्वारा किया जाता है। और विटामिन के का नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फाइलोक्विनोन इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वह भाग
पौधे का वह भाग जो वायरस से मुक्त होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए वो होता है मेरिस्टेम। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पौधे का याद रखिएगा ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये सबसे वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यही क्या होता है? याद रखिए वायरस रहित होता है। इसलिए अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई कि आप प्लांट का किस भाग से आप वायरस रहित पौधा प्राप्त कर सकते हो, तो आप बताओगे मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। हम याद रखिएगा जो पौधे का जो शीर्ष भाग है, जो टॉप वाला भाग है, उससे हम क्या कर सकते हैं? एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, और वो भी वायरस फ्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम में ग्राफ्टिंग की इन सिटू विधि कौन सी है? तो इन सिटू विधि है, याद रखिए एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आम में किया जाता है, और एक प्रकार की इन सिटू ये एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा है किस फल में मेटाजीनिया की स्थिति पाई जाती है? तो मेटाजीनिया आपको बताए थे, याद रखिए मेटाजीनिया की स्थिति पाई जाती है खजूर में, लेकिन केवल जीनिया की स्थिति पाई जाती है मक्का में। केवल जीनिया की स्थिति मक्का में पाई थी, और मेटाजीनिया की स्थिति खजूर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एलो पोलीप्लॉइड कौन सी वेराइटी है? किसकी? आम की। तो आम की होती है वेलाई कोलम्बन। कौन सी होती है? वेलाई कोलम्बन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रोजा किसकी वेराइटी होती है? तो ये होती है प्लम की होती है, जिसे आप आलू बुखारा भी कहते हो। ठीक है, प्लम को ही आलू बुखारा या फिर आलूचा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि अंगूर में पकने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ऐसे याद रखिएगा कि अंगूर में एक क्रिया होती है। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया है? तो अंगूर में सबसे याद रखिएगा कि टार्ट्रिक अम्ल पाया है, और टार्ट्रिक अम्ल याद रखिए इमली में भी पाया है। अंगूर में और इमली में दोनों में ही टार्ट्रिक अम्ल पाया है। कौन सा पाया है? टार्ट्रिक अम्ल पाया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर में जो पकने की क्रिया शुरू होती है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं वीरेशन के नाम से। किसे जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? वीरेशन के नाम से जानते हैं। करोंदा है कैरिसा कैरेंडिस जिसे हम बोलते हैं। तो करोंदा या कैरिसा कैरेंडिस का कुल कौन सा होता है? तो करोंदा का कुल होता है एपोसाइनेसी। कौन सा होता है? एपोसाइनेसी कुल होता है। अगर हम बात करेंगे केले का पुष्पक्रम, तो केले का पुष्पक्रम होता है, याद रखिए स्पेडिक्स, जो कि काफ़ी फेमस है और जो कि काफ़ी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, थोड़ा सा डाउटफुल है कि गेहूँ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो गेहूँ का पुष्पक्रम याद रखिए स्पाइक कहलाता है। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है, लेकिन केले का पुष्पक्रम स्पेडिक्स कहलाता है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार में आपको बताया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहे और उनको आप आसानी से हल कर पाओ। ठीक है, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो जाएगा। बस अब लोड मत लेना, 10 दिन का आपको समय है आपके पास, तो अब आपको लोड नहीं लेना है। बस एक नॉर्मल वे में पढ़िए, जब मन कर रहा है ठीक है पढ़िए, नहीं कर रहा तो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे मत करना कि किताबों को छोड़ दिया, बस आपको तो पढ़ता ही रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जल भराव मतलब वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल फल कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है याद रखिए संतरा पर होता है। जो जल प्रभाव है याद रखिए, वाटर लॉगिंग जो स्थिति होती है, इससे सबसे ज़्यादा जो कौन सा फल डैमेज होता है वो होता है संतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि विविपेरस फल, विविपेरस बीज किस फल में पाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थिति याद रखिए ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम Z 2021 में पूछा गया है कि सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? तो डी कैंडोल को बोला जाता है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक डी कैंडोल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब इसका डायरेक्ट सा मतलब यहाँ पर है, इतने कोई रामायण को हम याद नहीं करेंगे, कि अपेड़ा एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट आप करते हो तो उसके लिए याद रखिए ये जिम्मेदार होती है कौन सी? अपेड़ा यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसी के द्वारा याद रखिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेन देन की जाती है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपेड़ा की जो स्थापना याद रखिएगा ये की गई थी 1985 में, नई दिल्ली में ही की गई थी। नई दिल्ली में अपेड़ा स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर FPO मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में दिया गया था। नाफेड 1958 में दिया गया था, विशेष तौर पर ध्यान रखना इनका। नाफेड 1958 में, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना। NHA में आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपका 2005 में आया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आई था 1984 में, जिसकी स्थापना गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। इसके अलावा आपका पूछा आता है
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है ये 2007 में आया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है, सुबह भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना यहाँ देखिए 2004 में की गई थी, और 2004 में ही हमारा जो आइसोपोम योजना की भी शुरुआत याद रखिए 2004 में ही की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा फल चीन का अलौकिक फल कहलाता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फल है जो कि याद रखिए चीन का जादुई फल कहलाता है। तो चीन का जादुई फल भी याद रखिए कीवी फल को ही बोलाता है। और गोड फल किसे बोलाता है, या फिर गोड का खाना किसे बोलाता है, तो वो बोलाता है कोकोआ को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ याद रखिए हॉर्टिकल्चर से संबंध कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब यहाँ पर टर्म को हम जानेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक बार यहाँ पर बताऊँगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पोलार्डिंग किसे कहते हैं। तो पोलार्डिंग का मतलब होता है, याद रखिए कोई पौधा है, इसके तने को 5 मीटर की ऊंचाई से काट देना। याद रखना कोई पौधा है, इसके तने को 5 मीटर के ऊपर से काट देना ही क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पिंचिंग। वैसे याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ पिंचिंग की क्रिया और डिसबडिंग की क्रिया मुख्य तौर पर की जाती है गुलदाउदी में। गुलदाउदी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसेंथेमम। ठीक है, क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी। अब यहाँ पर याद रखिए क्राइसेंथेमम है, इसको इंग्लिश में याद रखना। अब इससे यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। क्राइसेंथेमम, इसका कुल कौन सा है, कंपोजिटी है, ये कहाँ की है, मतलब इसका ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है, चीन को माना गया है। और क्राइसेंथेमम है, कंपोजिटी कुल है, चाइना से विकसित है। और क्राइसेंथेमम में पिंचिंग और डिसबडिंग की क्रिया की जाती है। पिंचिंग और डिसबडिंग की क्रिया भी क्राइसेंथेमम में ही की जाती है, याद रहेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि पिंचिंग किसे कहते हैं। तो फूल वाले पौधों की ऊपरी भाग, मतलब तने के ऊपरी भाग को हटाना ही क्या कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से अगर आपको पूछाता है 5 मीटर के ऊपर से तने को काटना, पोलार्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे परगोला किसे कहते हैं। तो बेलों को संधाई करके दरवाजों या दीवारों पर सजावटी आकार देना ही क्या कहलाता है, परगोला कहलाता है। समझ आ रहा है, मतलब याद रखिए आपने जब भी आपने कोई मैरिज हॉल देखे होंगे, मैरिज गार्डन आपने देखे होंगे, तो याद रखिए उसके दरवाजे पर क्या लगी होती है, थोड़ी थोड़ी बेलें लगी होती है। ठीक है, जब भी आपने वगैरह गार्डन अटेंड किया होगा, यहाँ पर सभी ने अटेंड किए होंगे शादी गार्डन्स की, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बेल लटकी होती है ना जो दरवाजे पर, उसी को बोला है परगोला। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा कि वाइन किसे कहते हैं। तो वाइन याद रखिएगा है एक प्रकार की बेली होती है जिनका भी प्रयोग याद रखिए दीवारों और पौधों पर चढ़ने वाली बेलों को मोटे रूप में ही वाइन कहा जाता है। वाइन भी क्या है, एक प्रकार की याद रखिएगा जो बेलें होती है, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, इनका प्रयोग भी याद रखिए सजावट रूप में ही किया जाता है। इनका प्रयोग आप कोई दीवार पर लटका सकते हो, मतलब बेल को आप दीवार पर चढ़ा सकते हो। कोई फल की, मान लीजिए आपका कोई घर है, उसकी दीवार पर आप चढ़ा सकते हो, उसकी छत पर आप डाल सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेलों के टाइप है, मतलब जिनका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वेजिटेबल फोर्सिंग। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल फोर्सिंग किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कि जिस ऋतु में कोई फसल को उगा हम नहीं सकते हैं, अगर उससे ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं कि भाई इसको तेरे को उगना ही पड़ेगा इस सीज़न में भी, तो उसी को बोलेंगे वेजिटेबल फोर्सिंग। मतलब उसे फोर्स कर रहे हैं, इसी सीज़न में भी आपको होना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वैसे यहाँ पर सब्जियों का मुख्य रोल है। ठीक है, आप कोई फसल मत लेना, यहाँ पर केवल सब्जियों का रोल है। इसके विपरीत जैसे कि मान लीजिए टमाटर है। ठीक है, टमाटर आपको हर सीज़न में मिलते हैं। क्या टमाटर हर सीज़न की क्रॉप है, बताइए। क्या टमाटर कोई स्पेशल सीज़न नहीं है। जैसे कि मान लीजिए उसका कोल है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो आलू है, तो आलू को क्या आप, वो वैसे है सितंबर अक्टूबर का। ठीक है, उसका सीज़न रहता है रबी का, लेकिन आप उसे खरीफ में भी ले सकते हो, आपको 12 महीने वो मिलेगा। तो ये 12 महीने हमें जो अवेलेबल होता है ये वेजिटेबल फोर्सिंग के कारण ही होता है। मतलब ये है मुख्यतः, याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर में इसको लिया जाता है, मतलब रबी का है, लेकिन इसे खरीफ में भी लिया जाता है। किसके माध्यम से, वेजिटेबल फोर्सिंग क्रिया के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गए, बस ऑप्शन देख के समझ जाना, यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ सकते हो। आपको डेफिनेशन याद दी गई है कि बिना ऋतु के फसल उगाना ही वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा, जिसमें आपको पूछा गया है कि सब्जियों में बीज बनने वाले डंठल का निर्माण ही क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। और बोल्टिंग की क्रिया मुख्य तौर पर याद रखिएगा मूली और प्याज में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि याद रखिए बोल्टिंग की क्रिया किस में देखने को मिलती है, प्याज और मूली में देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे सायोन, तो सायोन याद रखिएगा जब भी आपने याद रखिएगा क्या करी होगी, बडिंग की होगी। तो बडिंग में याद रखिए हम एक ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं, एक नीचे वाला पोर्शन लेते हैं।
कैसे भी समझ लेना, एक नीचे वाला पोर्शन लेते हैं जो कि याद देखिए जिससे जड़ें निकलती है, एक ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं जिससे हमारी शाखाएं निकलती है। ठीक है, तो ये है ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम बोलेंगे सायोन, और एक होता है नीचे वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं रूट स्टॉक। नाम से इस पर स्टोर है रूट स्टॉक, मतलब यहाँ से जड़ें निकलेगी। तो नीचे वाला पोर्शन है रूट स्टॉक, ऊपर वाला पोर्शन है सायोन। याद रहेगा, बस इतना सा याद रखना कि सायोन क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा रूट स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि प्रीकिंग किसे कहते हैं। अब याद रखिए प्रीकिंग एक कॉमन सा वर्ड है, बस इतना सा याद रखना कि मात्र क्यारी से पौधों को स्थानांतरण करना। मतलब यहाँ पर है कि आप जो नर्सरी तैयार करते हो कि नर्सरी के पौधे को जो हम खेत में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रीकिंग कहते हैं। नर्सरी से पौधों को खेत में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, प्रीकिंग कहलाता है। ठीक है, इतना से याद रख पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद हुए होंगे और क्लास पे आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले पाए और वो भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर पाए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, जितनी ज़्यादा हो सके क्लासेस को अटेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लेलिस्ट आपके पास भरी पड़ी है जितनी भी आपको लेनी है। 700 क्लासें हमारी प्लस हो चुकी है, तो 700 क्लासों में से जो भी आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। स्पेशल क्लासेस हमारी है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कीजिए और जो भी अच्छी लगती है उन क्लासेस को आप लेते रहिए। ठीक है, जब आपका पढ़ाई मन कर रहा है किताबें पढ़िए, जब नहीं कर रहा है बस क्लासेस खोल के बैठ जाइए। बस पढ़ना ज़रूर है, टाइम पास आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो क्लासेस लेते रहिए, क्लासेस हमारी आती रहेगी सुबह शाम। बस नोटिफिकेशन को ऑन रखना जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।